तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे वो कमेंट्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स में। सो बेसिकली सबसे पहले जो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये कि किस यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी करना सुटेबल रहेगा। देन आफ्टर बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि क्या हम अगर मास्टर्स क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी से नहीं करते हैं ड्यू टू सम कंडीशंस तो क्या हम एम्ब्रियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। फिर लोगों के दिमाग में बेसिक कंफ्यूजन ये रहता है कि एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है केसेस को हैंडल करने के लिए एआरटी लॉ के अकॉर्डिंग, या किस कंडीशन में हम अपने आप को एज ए एम्ब्रियोलॉजिस्ट कंसिडर कर सकते हैं। देन एंड्रोलॉजी के लिए बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कि बेसिक सीमन एनालिसिस के पैरामीटर्स को लेकर के लोगों में कंफ्यूजन रहता है। इस तरह से बहुत से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कवर करना मतलब करने की कोशिश करेंगे। जो क्वेश्चन मिस हो जाते हैं वो आप कमेंट्स में डाल दीजिए, तो वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम स्माइल कर देते हैं, सब लोग कहते हैं स्माइल, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किस यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी करना सुटेबल है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी करेंगे तभी आप एक गुड एम्ब्रियोलॉजिस्ट माने जाएंगे। एम्ब्रियोलॉजी इज अ गेम ऑफ स्किल along with knowledge. So skill is actually the primary requirement for being a good embryologist. Then after आपका आता है knowledge. सो बेसिकली स्किल आपकी जितनी फाइन होगी आप अपने अच्छे एम्ब्रियोलॉजिस्ट होंगे। अभी तक हम किसी भी यूनिवर्सिटी से स्पॉन्सर हमको नहीं किया गया है, इसलिए हम किसी भी यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। बट हाँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ क्लिनिकली सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट एंड डूइंग मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी। सो बेसिकली अगर आप एक क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी के स्टूडेंट हो, मतलब मास्टर्स आपने क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में किया है, तो ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए एज कंपेयर टू क्लिनिकली सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट। नाउ व्हाट इज क्लिनिकली सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट? वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो मास्टर्स लाइफ साइंस और रिलेटेड फील्ड में अपना कंटिन्यू करता है। देन आफ्टर वो एक पर्टिकुलर आईवीएफ सेंटर के साथ अपने आप को एफिलिएट करके 1 ईयर और 6 मंथ का एक डिप्लोमा कोर्स करता है जिसमें वो अपनी स्किल्स को इनहेंस करता है। ये होते हैं क्लिनिकली सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे क्या है कि आपने मास्टर्स लाइफ साइंस से किया, देन आफ्टर आपने 6 मंथ टू और 1 ईयर अपना टेंटेटिव होते हैं हर एक सेंटर के। 6 मंथ से 1 ईयर अपने स्किल्स को इनहेंस किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप डेडिकेटेड रहते हो एम्ब्रियोलॉजी के लिए। सो और सेकेंड पोर्शन में जो हमने रखा था वो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी रखा था, जिसमें क्या होता है आप मास्टर्स करते हो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में, और मास्टर्स आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करते हो। ऑब्वियसली अभी तक ज्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहे हैं मास्टर्स के। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी को लेकर के ऐसा मेरे पास कोई अपडेट नहीं। एम्स में आई थिंक है, वो भी 6 to 10 सीट्स हैं ऐसे, वो मुझे क्लियर नहीं है ऐसे। सो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी हम कंसिडर करके चल रहे हैं, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब आप मास्टर्स करते हो क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में, आपका 4 सेमेस्टर का मास्टर्स होता है, जिसमें से 3 सेमेस्टर्स आप ऑब्वियसली अपनी यूनिवर्सिटी में देते हो, बट लास्ट सेमेस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से अगेन एक आईवीएफ सेंटर के साथ टाई अप करके उस आईवीएफ सेंटर में आपकी स्किल्स को इनहेंस करने के लिए आपको लोकेट किया जाता है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट जहाँ पे हम ये समझते हैं कि क्लिनिकली सर्टिफाइड एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एम्ब्रियोलॉजी मास्टर्स इन क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी में क्या डिफरेंस है। तो आप अपने स्तर पे अपने लेवल पे समझ सकते हो क्या नाम है दोनों में कौन से ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिर से हम स्माइल कर देते हैं, स्माइल करना भूल गए थे। दोनों में आप समझ सकते हो कि आपके लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। और इसमें थोड़ा सा अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की तरफ जाते हो तो फाइनेंशियल स्ट्रगल ज्यादा होता है, क्योंकि कॉस्टली पड़ता है वो एज कम्पेयर टू आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करोगे लाइफ साइंस में। देन आफ्टर अपना आप जब 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपने आप को ज्वाइन करोगे, उसके कंपेरिजन में थोड़ा सा क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी मास्टर्स कॉस्टली होता है। देन एंड्रोलॉजी के लिए बैचलर्स इन life science or related field is mandatory for being an andrologist. Now andrologist is someone who handles the andrology lab. The andrology lab runs in the coordination with embryology lab. So andrologist अगर embryology में शिफ्ट करना चाहता है अपने आप को, तो अगेन उसको फुलफिल करना पड़ेगा वो क्राइटेरिया जरूरी है किस चीज के लिए, फॉर बीइंग अ एंड्रोलॉजिस्ट ART गाइडलाइंस के हिसाब से। और अगर कोई एंड्रोलॉजिस्ट है जिसका मास्टर्स कंप्लीट है, देन
he or she can enhance their skills with the affiliation to a particular center. किसी भी सेंटर का एफिलिएट होके आप इनहेंस कर सकते हो अपना स्किल्स को, और एंड्रोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी में अपने आप को शिफ्ट कर सकते हो। पर एंड्रोलॉजी के लिए बैचलर्स इन लाइफ साइंस इज मैंडेटरी। देन और एक बहुत से क्वेश्चंस थे कि मैं सीमा एनालिसिस को लेकर के, सीमा एनालिसिस को प्रोटोकॉल क्या है, वो एनालिसिस का तरीका क्या होता है, तो टेक्निकली उसको लेकर के हर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं। आप थोड़ा सा चैनल को स्क्रॉल करके अगर देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे कि इजीली एक्सेसिबल है, लेकिन बहुत वीडियो पहले से अपलोड हुई नहीं। तो वो हो गया आपका। और क्या क्वेश्चन थे आप लोगों के? जो भी क्वेश्चन हैं आप बता सकते हैं। अभी मैं फिलहाल इतना याद आ रहा है, तो हम लोग वीडियो यहीं पे रैप करते हैं।